नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबके अपने परिवार में। गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे एनिमल अटेंडेंट यानी कि पशु परिसर का पार्ट बी। लगभग उसकी अपनी 35 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ये लगभग 36वीं क्लास रहेगी और अब बहुत ही कम क्लासें जो है अपनी ड्यू रहेगी। अपना कोर्स जो है वो लगभग पूरा होने वाला है बहुत जल्दी। डिजीज है सबसे बड़ा टॉपिक, ये डिजीज ही है। ये अपन आज या मान एक क्लास और आ जाएगी मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें अपन कंप्लीट कर लेंगे जिसमें परजीवी पढ़ लेंगे। फिर तो इक्के दुक्के रहेंगे, कुछ परियोजनाएं हैं दुग्ध, ठीक है, जो परियोजना है वो बाकी रहेगी। इसके अलावा 2-3 टॉपिक है, बाहर ढोने वाले पशु हैं, वो अपन आराम से कर लेंगे, छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पशुओं के रोग व उपचार इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें कुछ प्रोटोजोआ जनित बीमारियां भी दे रखी है और अपने सिलेबस के अंदर प्रोटोजोआ जनित जो टॉपिक है वो अलग से हाईलाइट करके दे रहा है, तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, खूनी पैचिस कौन सी है? खूनी पैचिस। पेन चेंज करते हैं, थोड़ी सी पतली करते हैं, सॉरी, ब्लू। खूनी पैचिस। देखिए, खूनी पैचिस नाम से क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है, आगे खून आ रहा है। क्या आ रहा है? खून। तो ये बीमारी संबंधित खून से। अब खून से कैसे संबंधित है? देखिए, जब ये बीमारी होती है, ठीक है, ये मुर्गियों में होती है, ज्यादातर किसमें होती है? पक्षियों में होती है, और पक्षियों में भी ये सर्वाधिक मुर्गियों में होती है। खूनी पैचिस है, ये मुर्गियों में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण एक बीमारी मानी जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिख रहा है आपको वर्ड खून, तो खून से संबंधित है। खून से कैसे संबंधित है? तो जब खूनी पैचिस होती है मुर्गियों में, तो उनमें क्या होता है कि जब जो वो शौच करते हैं तो उसमें मल के साथ क्या होता है, इसमें ब्लड निकलता है। क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। तो देखिए, हाँ, पहले वो पढ़ने से पहले इसको देख लेते हैं। अन्य नाम भी है जो इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं इसका अन्य नाम, पहले ये देख लेते हैं। कॉक्सीडियोसिस, इजी नाम है। कॉक्सीडियोसिस, कॉक्सीडियोसिस है, इंग्लिश में नाम बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं खूनी पैचिस। ये महत्वपूर्ण है, 1-2 बार इसका प्रश्न बन चुका है। खूनी पैचिस नाम न देकर के वहां कॉक्सीडियोसिस जो है वो नाम दे रखा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा, ध्यान रखना, ये इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, तो ये देखिए क्या होता है, इसमें खून से संबंधित है, तो खूनी पतले दस्त लगते हैं। जो मुर्गी होगी या जो मुर्गा है जिसे ये बीमारी हो रखी है, तो उसे क्या होगा? दस्त होगी, उसमें लगेगी, मल के साथ ब्लड निकलेगा। क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा, मतलब खून निकलेगा। इसी खून से इसका नाम रखा गया खूनी पैचिस। और जब शरीर से बार बार दस्त के साथ ब्लड निकलेगा तो क्या हो जाएगी? शरीर में कमजोरी आएगी। शरीर में कमजोरी आएगी तो शरीर कैसा हो जाएगा? उसका पीला पड़ जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मुर्गे का शरीर व पैर पीले हो जाते हैं, पड़ जाते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इजी है। देखिए, आप आराम से समझ में आ जाएगा आपको। खूनी पैचिस मतलब खून से संबंधित है, तो मतलब खून निकलेगा तो शरीर से क्या होता है, इसमें दस्त लगते हैं, उसके साथ में ब्लड निकलता है, और ब्लड निकलेगा तो शरीर में कमजोरी आएगी और वीकनेस आएगी, तो शरीर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। अपने भी होता है इंसानों में, ह्यूमन में पीलिया हो गया, तो पीलिया होता है मतलब शरीर पूरा पीला दिखता है, इसका मतलब ब्लड उसमें कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा उसमें बिल्कुल कम हो जाती है। तो देखिए, मुर्गे या मुर्गी भी कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, मुर्गे और मुर्गे का शरीर और पैर जो है वो पीले पड़ जाए, पूरी बॉडी और उसके जो शरीर और पैर कैसे हो जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? पीले। क्यों क्यों पीले पड़ते हैं? तो ब्लड की कमी से कारण। किसके कारण? खून की कमी से। खून की कमी से ही पैर और शरीर पीले पड़ जाते हैं, खून की कमी से। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें रहेगा जो आपको याद रखना है कि खूनी पैचिस है तो खून से संबंधित ये बीमारी है। इसे कॉक्सीडियोसिस नाम से भी जाना जाना है। इसमें एक पॉइंट और याद रखना है आपको। देखिए कि बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत में सूजन आ जाती है। बड़ी आंत फूल जाती है। बड़ी आंत क्या हो जाती है? इसमें फूल जाती है। जो बड़ी आंत है वो फूल जाती हैं। और फूलती हैं, क्यों फूलती हैं? क्योंकि इसमें खून जम जाता है। खून और पीले भूरे
रंग का द्रव्य इसमें बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? द्रव्य बढ़ जाता है। दिख रहा है? दिख रहा है। देखिए, तो ये तीनों पॉइंट इसमें याद रखना, 1, 2 और 3। खूनी पैसेज खूनी से संबंधित है। दस्त में खून आएगा, खून आएगा तो शरीर क्या हो जाएगा? पीला पड़ जाएगा। और इसमें बड़ी आंत है, वो फूल जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना, मतलब उसमें बड़ी हो जाती है आकार में फूल कर। और फूलेगी तो क्या होगा? उसमें क्या हो जाता है? फूली है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ भरा होता है, लिक्विड हवा या कुछ ना कुछ, उसमें ब्लड की मात्रा जमा होती रहती है। और पीले और भूरे रंग का एक लिक्विड होता है जो उसमें अंदर जमा होता है। इसको चीरने पर उसमें से जो ब्लड निकलेगा हल्का सा काले रंग का होगा, और पीले और भूरे रंग का एक द्रव्य इसमें से बाहर निकलता है। ये कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, शायद यहाँ पर नहीं दे रखे इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। एडजस्ट कर लो आप, ठीक है। अलग पेज इसमें रखेंगे तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। पॉइंट है नहीं, एडजस्ट करके आप मेरे हिसाब से अच्छे खासे इसमें समझ में आ जाएगा। 3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें ज़्यादा कुछ वैसे है नहीं, बाकी सब इसमें लिख ही रखा है। देखिए, फिर चलते हैं अपन। यह मुर्गियों में होता है, ये मैंने बता दिया, ये मुर्गियों में होने वाला प्रमुख रोग है खूनी पैचिस। मुर्गियों में होता है। प्रोटोजुआ जनित ये रोग है। प्रोटोजुआ जनित ये रोग है। प्रोटोजुआ इंपॉर्टेंट है, अपने चैप्टर में दे रखा है, एम्फेसाइज करके दे रखा है। तो प्रोटोजुआ जनित ये रोग है खूनी पैचिस। कभी कभी इसी प्रकार से पूछते हैं, डब्ल्यू में भी पूछा था गंबोरा कि खूनी पैचिस डिजीज जो है वह है जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजुआ जनित, इस प्रकार से दे देंगे, ठीक है। तो ये प्रोटोजुआ जनित है। एक बेसिक प्रश्न बनेगा, चलो ऐसे ही बनता है। 3 से 1 सप्ताह की आयु में ये ज्यादा होता है। कब ज्यादा होता है? तो 3 से 1 सप्ताह की आयु जो होते हैं चूजे, उसमें ये ज्यादा होता है। 3 से 1 सप्ताह की आयु में इसमें अचानक मृत्यु की संभावना रहती है। पशु जो है वो एकाएक मर जाता है अचानक, ठीक है। तो इसमें डेथ रेशियो 1 को हो गया तो मतलब साथ साथ में बहुत सारे ये मुर्गियों को लेकर साथ में हो जाता है। इसलिए जब 1 की मृत्यु हो गई तो मान के चलिए आपकी वहां पे जो है डजन के क्षेत्र, मतलब कम से कम ग्रुप में जो है पक्षी यहाँ पर मरेंगे। 99% इसमें यही होता है कि ये आती है बीमारी तो जो है एक साथ में ही बहुत सारे जो है दड़बे के डब्बे को साफ कर देते हैं। दड़बा यानी कि जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता है। तो अचानक मृत्यु होती है, पता ही नहीं चलता। ट्रीटमेंट लेने से पहले तो पता ही नहीं चलता कि इसको खूनी पैचिस हो रखी थी, ठीक है। लेकिन इसका एक मेन यही है सोर्स कि अगर मुर्गी को दस्त लग रहा है, उसमें अगर हल्के से ब्लड की मात्रा है तो आप समझ जाना कि इसे खूनी पैचिस हो रखी है, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट टाइम पे हो सकता है। तो 1 से 3 सप्ताह की आयु में ये होता है। इसको एक बार साफ कर लेते हैं, यहाँ पे मिक्स है, कर ले साफ। देखिए, इसका रोग कारक क्या है? रोग कारक ये किससे फैलती है? ये फैलती है प्रोटोजुआ जनित रोग है तो प्रोटोजुआ से ही फैलती है। किससे फैलती है? प्रोटोजुआ से ही फैलती है। इमरेशिया जीनस के 9 मेंबर, इमेरिया जीनस, इमेरिया जीनस है, इसके 9 मेंबर है, मतलब 9 प्रकार के ये प्रोटोजुआ है। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के ये प्रोटोजुआ के अलग अलग प्रोटोजुआ है, जिसकी एक ही फैमिली मान सकते हैं इमेरिया जीनस में, जिसमें 9 प्रकार के होते हैं। इनमें से 3 हैं जिसके कारण ये खूनी पैचिस जो है ये सर्वाधिक फैलती है। वो 3 कौन कौन से हैं वो अपने को याद रखने हैं। पहला है इमेरिया नेटेला, फिर है इमेरिया एक्यून्यूलिना, और फिर है नेक्टार्टिस। इसका हिंदी में नाम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इमेरिया क्या है? इमेरिया टेनेला, टेनेला, फिर यह है ये इमेरिया, ई से याद रखना इमेरिया। फिर है ये तीनों आपको नाम याद रखने हैं। 9 फैमिली है, उसमें से इमेरिया टेनेला, इमेरिया एक्यूरिना, यूलिना, यूलिना क्या नाम है? एक्कर यूलिना और इमेरिया
नेटाट्रिक्स, नेकाट्रिक्स, नेकाट्रिक्स, टेनेला और एकर यूलिना, ये 3 नाम याद रखने हैं, टेनेला, एकर यूलिना और नेकाट्रिक्स। थोड़े से टिपिकल नाम है लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे। इन 9 में से जो है इन 3 की वजह से जो है खूनी पैसेज सर्वाधिक मात्रा में फैलती हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर, हो जाएंगे याद। इसको कैसे याद रख सकते हैं, इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, तो टेनेला है तो टेनेला, टेनेला यूनिक। ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इसमें ए याद रखना है, यूनिक है मतलब है। तो टेनेला जो है वो क्या है, यूनिक है। कैसी है, मतलब यूनिक है। मान लीजिए एक नाम मान लीजिए टेनेला, कोई नाम है, कोई किसी भी मुर्गी का नाम याद रख सकते हैं, औरत के हिसाब से नहीं रखे तो ठीक है। टेनेला जो है वो यूनिक है, तो टेनेला से हो जाएगा। ये नाम तो आपको जैसे एक बार याद कर दिया तो याद हो जाएगा कि तीनों में सेम है, ये तो तीनों में सेम रहेगा। ये नाम जो है वो तीनों में अलग है, तो इस टेनेला हो जाएगा टेनेला। और यूलिना, ये पीछे जो यूलिना आ रहा है इसकी जगह पे आपको याद रखना है यूनिक। क्या याद रखना है, यूनिक। तो यूलिना और यूनिक एक जैसे, तो टेनेला क्या है, यूनिक है मतलब अलग है, विचित्र है। और ए से याद रखना है इसमें एमेरिया। कहीं कहीं पे ये नाम ए की जगह पे इस प्रकार से भी मिल सकता है, एमेरिया। या तो इमेरिया मिलेगा या फिर ये मिलेगा एमेरिया। क्या मिलेगा, एमेरिया। तो ए मिले या ई मिले, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ए लिखा है कि टेनेला क्या है, यूनिक है, यूनिक ए। ठीक है, वैसे यूनिक है होता है, लेकिन आपको ये याद रखने के लिए अपने को याद रखना है कि टेनेला क्या है, यूनिक ए। तो ए से हो जाएगा एमेरिया नेकाट्रिक्स। या इस प्रकार से याद रख सकते हैं, नेक टेनेला यूनिक है। इस प्रकार से याद रखना, ये इजी है कि नेक से याद हो जाएगा नेकाट्रिक्स, नेक से नेकाट्रिक्स, टेनेला से टेनेला, और यूनिक से हो जाएगा एकर यूलिना से यूनिक। तो ये इजी रहेगा, आपको ये याद रख लेना ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, इस प्रकार से आप एक ट्रिक बना सकते हैं। नेक टेनेला यूनिक है, या टेनेला क्या है, टेनेला यूनिक ए। ये इजी, थोड़ा टफ पड़ेगा लेकिन ये सरल पड़ेगा। नेक टेनेला यूनिक है कि टेनेला नेक है वो यूनिक है मतलब अलग है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं, ये तीनों प्रोटोजोआ के नाम। फिर है इसका उपचार। देखिए उपचार जो है इसका, और उपचार से रिलेटेड एक प्रश्न जो है आपका 100% बनेगा। मेरे हिसाब से तो इसमें से 2 प्रश्न बनेंगे, एक तो उपचार का बनेगा ट्रीटमेंट के हिसाब से, और एक पर्टिकुलर आपको टीकाकरण का जो है वो आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। एक तो अलग से चैप्टर दे रखा है टीकाकरण का, वो वैसे वापस पढ़ेंगे। तो एक तो कौन सी वैक्सीन किस बीमारी में लगती है वो प्रश्न बनेगा, और एक जो है वो इन उपचार में से जो है इनकी जो ट्रीटमेंट के लिए दवाई दी जाती है उसमें से प्रश्न बनेगा। ये 2 प्रश्न फिक्स बनेगा। तो देखिए इसमें कौन कौन से जो है उपचार दिए जाते हैं, एक बार उतार लीजिए, इसको साफ कर लेते हैं। साफ कर ले। देखिए उपचार क्या है, उपचार ट्रीटमेंट, सल्फामेजाथिन और सल्फाक्विनोजाइलिन की 0.05% मात्रा जो है वो पीने के पानी में डालकर में देते हैं। तो पीने का जो पानी है उसमें 0.5% मात्रा सल्फामेजाथिन और सल्फाक्विनोजाइलिन की देते हैं। अब इसको ये कैसे याद रखेंगे, देखिए इसका जो उपचार है उसमें आगे क्या आ रहा है, इसमें आगे आ रहा है आपके सल्फा आ रहा है। क्या आ रहा है, आगे सल्फा आ रहा है, और पीछे क्या आ रहा है, इसमें पीछे इन आ रहा है। क्या आ रहा है, इन आ रहा है। ये देखिए सल्फा, और इसमें भी आ रहा है सल्फा, और ये थिन है और इसमें लिन है, लेकिन दोनों में ही अगर पढ़ोगे तो आप इन की ध्वनि आएगी। किसकी ध्वनि आएगी, इनकी इसमें प्रोनाउंसिएशन आएगा, ध्वनि। तो आगे क्या है, सल्फा दे रखा, पीछे इन दे रखा, इसका मतलब ये जो दवाई है वो किसकी है, खूनी पैचिस की है। इस प्रकार से भी आप दोनों जो नाम है वो याद रख सकते हो। आगे आपको सल्फा देखने को मिलेगा और पीछे आपको
इन लगा हुआ वर्ड मिलेगा। थिन भी मिल सकता है और लीन भी, लेकिन आपको याद रखना इन, थिन में भी इन आ रहा है और लीन में भी इन आ रहा है। इसको 0.5% जो है पानी में मिला के देते हैं, इतनी परसेंट मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर मुर्गियों को पिलाने से इसमें जो है राहत मिलती है खूनी पैचिस में। फिर है इसमें कॉक्सीडियोस्टेट भी देते हैं। क्या होता है कॉक्सीडियोस्टेट? अब ये क्या होता है कॉक्सीडियोस्टेट? तो ये इससे बना है, देखिए कॉक्सीडियोसिस, खूनी पैचिस को ही इंग्लिश में कॉक्सीडियोसिस बोलते हैं, कॉक्सीडियोसिस से ही बना है कॉक्सीडियोस्टेट। तो देखिए इसको क्या, इसको ऐसे लिखना है, वह दवाई जो कॉक्सीडियोसिस वह दवाई जो कॉक्सीडियोसिस रोग में देते हैं। तो ऐसी दवाई जो कॉक्सीडियोसिस यानी कि खूनी पैचिस, इसमें यहां लिख दूं मैं खूनी पैचिस, वह दवाई जो कॉक्सीडियोसिस यानी कि खूनी पैचिस में देते हैं, रोग में देते हैं, उसे ही बोलते हैं कॉक्सीडियोस्टेट। ये नाम इंपॉर्टेंट याद रखना। कॉक्सीडियोस्टेट का मतलब होता है ऐसी दवाई जो खूनी पैचिस यानी कि कॉक्सीडियोसिस रोग में मुर्गियों को जो भी दवाई दी जाती है उन सबको जो है कॉक्सीडियोस्टेट नाम से जाना जाता है। कॉक्सीडियोस्टेट कई प्रकार के होते हैं, देखिए ये नीचे जो जितने भी नाम लिख रखे हैं 1 2 3 4 5 6, ये इंपॉर्टेंट क्या है कॉक्सीडियोस्टेट है। कॉक्सीडियोस्टेट का मतलब ये वो दवाई है जो खूनी पैचिस में जो है मुर्गियों को देते हैं। तो ये सब नीचे जो नाम है वो कॉक्सीडियोस्टेट के ही नाम है। इसके कई प्रकार होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नाम मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ये 6 नाम आपको याद रखने हैं। देखिए कौन कौन से हैं, कार्डिनॉल, बाइफ्यूरॉन, आयोडीन नहीं है, ये डायोडीन है। क्या है डायोडीन, सल्फेट, इम्बाजिन और एस्प्रेल। देखिए इसको कैसे याद रखना है, सबा डाई, सबा कारण, एस्प्रेल। इजी ट्रिक है, इसको आपको याद रखना है, इजी है। देखिए इसमें ये जितने भी नाम है वो सब आपको याद हो जाएंगे। देखिए सबा से याद रखना है आपको, स से याद रखना है यहाँ पर सल्फेट। क्या याद रखना है सल्फेट, क्या हो जाएगा सल्फेट। बा से याद रखना है इसमें बाइफ्यूरॉन, क्या हो जाएगा बाइफ्यूरान। और फिर डाई से याद रखना है इसमें आपको, देखिए डायोडीन। क्या याद रखना डायोडीन। और ई से याद रखना है इसमें आपको इम्बाजिन। क्या याद रखना है इम्बाजिन। और फिर कारण से याद रखना है कार्डिनॉल। क्या याद रखना है कार्डिनॉल। और एस्प्राल से याद रखना है आपको एस्प्राल तो पूरा नाम वैसे दे ही रखा है, ठीक है। एस्प्राल को एस्प्राल से ही याद रखना है। क्या याद रखोगे इसमें एस्प्राल। तो इस एक में और इजी भी है सबा डाई कारण एस्प्राल। सबा जो है वो मर गई और उसका कारण क्या था, उसने एस्प्राल खा लिया था। ये दवाई खाएगा तो मरेगा ही, ठीक है। तो सबा जो है वो मर गई, उसका कारण था एस्प्राल। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। ये याद करने का सिर्फ एक पर्पज है, ठीक है। आपको दूसरी तरह से याद होता तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। अपना काम होता है, अपना क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, कैसे भी याद रखो उसे। तो सबा डाई कारण एस्प्राल, ये एक ट्रिक है, इजी है, आपको याद हो जाएगी, सरल ही है वैसे। तो इसको ये याद करोगे तो ये सारे जो नाम है वो आपको याद हो जाएगी। ये सारे के सारे नाम है वो क्या है कॉक्सीडियोस्टेट है। जितनी भी दवाई इसमें दी जाती है उस सबको बोलते हैं कॉक्सीडियोस्टेट। ये लिख दिया। फिर चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट बीमारी के ऊपर। चले देखिए अब है सर्रा। ऊंट प्रबंधन पढ़ा था, उसमें नस्लें पड़ी थी, उसमें कुछ प्रबंधन रह गया था, ये उसमें ही दे रखा है, ठीक है। सर्रा ये इंपॉर्टेंट रहेगी। सर्रा ये सर्वाधिक किसमें होती है, ऊंटों की मुख्य बीमारी। मैं लिख देता हूं यहाँ पर ऊंटों की मुख्य बीमारी। ऊंटों में जितनी भी बीमारी है सबसे फैलने वाली सबसे ज्यादा मुख्य बीमारी यही है, ऊंटों की मुख्य बीमारी। ऊंटों की ये सबसे मुख्य बीमारी है, सर्वाधिक होने वाली बीमारी जिसे आप कह सकते हैं। इसके अन्य नाम देखिए क्या क्या नाम है। ऊंटों की बीमारी है
तीव्रसा, तीव्रसा। और देखिए तीव्रसा नाम इसे राजस्थान में दिया गया है। गलतिया जो नाम है इसे पश्चिमी राजस्थान में गलतिया के नाम से जाना जाता है। किसे? सर्रा को ही पश्चिमी राजस्थान में गलतिया बोलते हैं, राजस्थान में इसे तीव्रसा बोलते हैं। और ट्रिपनोशिनियस, ट्रिपमनोसोनियस, ये नाम भी आपको याद रखना है। इसको किस प्रकार से याद रखना, देखिए ट्रिप, इसमें एक ग्राफ आ रहा है, देखिए क्या इसमें भी आ रहा है, ट्रिप आ रहा है, क्या आ रहा है, ट्रिप। वैसे अपन घूमने जाते हैं नॉर्मली रेगिस्तान के, पश्चिमी रेगिस्तान में, तो वहां पे जो हमने एक ट्रिप प्लान किया था, कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान का एक हमने ट्रिप बनाया वहां पे घूमने का। तो वहां पे पश्चिमी राजस्थान में गए तो आप सवारी किसकी करते हो, ऊंट की। तो ठीक है, तो जब आप वहां पे घूमने जाते हो, ट्रिप प्लान करते हो, तो किसकी सवारी करते हो, ऊंट की। और ऊंट में कौन सी बीमारी होती है, तो सर्रा बीमारी होती है। तो इस ट्रिप वर्ड को याद रखना है। ये आते ही आपको ध्यान रखना है कि ऊंट है, ये वर्ड आते ही समझ जाना कि ये ऊंट से संबंधित बीमारी है। तो एक इतना सा याद रख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। फिर इसका रोग कारक देखिए, ट्रिपम नोसोमा, क्या है, ट्रिपम नोसोमा। इससे ही इसका नाम जो है ये इंग्लिश में दिया गया है, ट्रिपम नोसोमा इवेंसाही, ये पूरा नाम है इसका। ठीक है ना, इसको अलग अलग लिख दिया, लेकिन आपको क्या करना है, इसको दोनों को साथ में लिखना है। ट्रिपम नोसोवा इवेंसाही, इसके आगे ही ये इवेंसाही भी लिखना है, इवेंसाही, ये पूरा नाम एक है, इवेंसाही। ये प्रोटोजुआ, क्या है, प्रोटोजुआ। इसको अलग अलग वैसे लिख दिया, यहाँ पर स्पेस शायद कम था, तो इसको साथ में लिखना है, इसको यहाँ पर मत लिखना है, इसको इसके आगे, ट्रिप्नोसोमा इवेंसाही। और ये क्या है, प्रोटोजुआ है, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है, ये इसका रोग कारक है। इस प्रोटोजुआ की वजह से ही ऊंट में ये बीमारी फैलती। अब इसका वाहक देखिए, रोग कारक अलग है और वाहक अलग है। जिस किसी से भी बीमारी फैलती है वो होता है रोग कारक, उसका कारण होता है वो। अब फैली तो बीमारी तो दूसरे वजह से भी फैल सकती है। तो ये क्या होता है, एक बीमारी को हो गया और ये फिर क्या करते हैं, उसको वाहक करते हैं। मतलब कोई बीमार पशु है, उसके ऊपर आकर ये बैठ गए, मच्छर या मक्खी जो भी है, ये उसके ऊपर बैठ गए, वहां से फिर जो स्वस्थ पशु ऊंट होगा उसके ऊपर जाके बैठ जाएगी। तो वहां से क्या होता है, उसका जो प्रोटोजुआ होता है वहां से ये दूसरे जो स्वस्थ पशु है उसमें भी ट्रांसफर करते हैं। तो ये तो कारण होता है जिससे बीमारी फैलती है, और ये वाहक होता है जो बीमारी को जो है से स्वस्थ पशुओं में वापस फैलाते हैं। ये दोनों में डिफरेंट है। वाहक देखिए, गौबक्सी मक्खी, कौन सी है, गौबक्सी मक्खी। और इसको ही इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका बॉटनिकल नाम अपन कह सकते हैं, जूलॉजिकल नाम, ट्रिप्नोसोमा पैकोरम। क्या है, ट्रिप्नोसोमा पैकोरम। तो ये भी जो है अपन रोग कारक में इसे शामिल कर सकते हैं। लेकिन रोग कारक में एक को ही रखा गया, किसको रखा गया, इवेंसाही को ही रखा गया। किसमें रखा गया, इवेंसाही। इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा, ट्रिप्नोसोमा इवेंसाही तो इसका रोग कारक हो जाएगा, लेकिन ट्रिप्नोसोमा पैकोरम इसका वाहक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाहक। तो वहां पे अगर दोनों नाम आ जाए, ये नाम भी आ जाए, ये नाम भी आ जाए, रोग कारक पूछे, तो अपने को वहां पे इवेंसाही याद रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अपना फेल हो गया ट्रिप वाला, तो अपने को इवेंसाही नाम भी याद रखना पड़ेगा, इवेंसाही। ट्रिप और पीछे देखना, इवेंसाही लिखा हुआ इसका मतलब वो रोग कारक है, और पीछे अलग पैकोरम लिखा हुआ इसका मतलब वो एक मक्खी है जो गौबक्सी मक्खी है, उसका ही ये नाम है। ठीक है, जूलॉजिकल नाम जिसे बोलते हैं, वाहक। तो ये इंपोर्टेंट है, प्रश्न अच्छा बनेगा इसमें से कि रोग कारक कौन सा है, और दोनों ऑप्शन में दे दिए तो अपने को इवेंसाही वाले को सही करना है, ये वाहक में आएगा पैकोरम। और गौबक्सी मक्खी जो है इसकी खोज की थी जी ईवान ने। किसने खोज की थी, जी ईवान, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस मक्खी की खोज की थी। ये भी चाहो तो आप नीचे पॉइंट लगाकर लिख सकते हैं, जी ईवान करके जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने इसको बक्सी मक्खी यानी कि ट्रिप्नोसोमा पैकोरम की जो है खोज की थी। ये भी आप चाहो तो पॉइंट याद रख सकते हैं। चले आगे, तो इसकी तीन अवस्थाएं, अवस्थाएं कितनी है, इसकी अवस्था देख लेते हैं। देखिए इसकी अवस्थाएं हैं तीन, जीर्ण अवस्था और अतितापी अवस्था और उप अतितापी अवस्था, ए ओ जी, जिसको शॉर्ट में इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि ए ओ जी, मतलब ए से हो गया अतितापी और ओ से हो गया उप अतिपाती अवस्था और जीर्ण से हो जाएगा, जी से हो जाएगा जीर्ण अवस्था। ठीक है, तो ये तीनों अवस्थाएं होती हैं सर्रा में। निम्न में से कौन सी जो है सर्रा रोग की अवस्था नहीं है, तो तीन ये दे देगा, एक और कोई दे देगा। ठीक है, उपजीर्ण अवस्था देगा, वो क्या देगा,
उपजीर्ण अवस्था, उपजीर्ण अवस्था। तो समझ जाना कि इसमें से नहीं है, मतलब इसको अपने को बाहर निकालना है। इस प्रकार से प्रश्न जो है वो बनते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं आपको याद रखनी है, AGO, फिर इसका देखिए रोग कारक, आरबीसी को नष्ट कर देता है। इसका रोग कारक कौन सा है? ये जो मक्खी है, ये प्रोटोजुआ है, जो सॉरी है ट्रिप्नोसोमा इवेंसाई, ये इसका रोग कारक है। ये आरबीसी को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। खून के अंदर जो आरबीसी होती है, क्या होती है? आरबीसी, मतलब आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, लाल लाल रक्त कणिकाएं, इसको ही बोलते हैं साथियों आरबीसी। तो सबसे ज्यादा इसके जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो यही है कि जब ऊंट में सर्रा रोग हो जाता है, जो आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल जिसे बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उसको ये नष्ट कर देता है। कौन? इसका जो प्रोटोजुआ होता है, ये वाहक जो होता है रोग कारक, ये आरबीसी को नष्ट कर देता है। तो ये इसका मुख्य पॉइंट है और यही आपको यहां पर याद रखना है जी। कीटाणु जो है वो 110 डिग्री पर समाप्त हो जाता है। 110 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो है वो कीटाणु जो है वो अपने आप ये मर जाता है। कौन सा? ट्रिप्नोसोवा इवेंसाई जो है 110 डिग्री तापमान पर ये अपने आप मर जाता है। अब देखिए इसमें आरबीसी होता है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं ऊंट में। तो ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। गद्दीदार पाव होते हैं, वो जमीन में धंसते नहीं है, जोरों में। ये पानी जो है बिना पिए, कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण उसका जो हम्प होता है, कुबड़, वो तो है ही है जिसमें वसा होती है, ठीक है, वो तो है। लेकिन इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारण ये आरबीसी होती है। क्या होती है? आरबीसी। कि जब ये पानी पीता ना, तो ये आरबीसी जो है वो 240% तक फैल सकती है। कितनी फैलती है? 240% तक इसकी जो आरबीसी है वो फूलती है। उसमें पानी इकट्ठा हो सकता है। मतलब जो ब्लड, ये जो सेल होती है, जो लाल रक्त कणिका है, इसमें इंसानों की या दूसरे जीवों में क्या थोड़ी सी इसमें अगर ज्यादा हो जाए मात्रा तो ये फट जाती है। लेकिन इसमें 240% तक ये फूल सकती है। इसीलिए ये कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। ये भी एक कारण इसमें माना। दूसरे जीवों में क्या होता है कि ये जो है ये 130% तक बढ़ने पर ये फटने लगती है। ये ध्यान रखना। ये इसमें वैसे इसको याद नहीं रखना है, लेकिन एक अलग से इसको याद रखना है कि ऊंट में जो आरबीसी है वो 240% तक फूल सकती है, ठीक है, और दूसरे जीवों में 130% तक फूलने पर ही वो फट जाती है। तो ये इसमें पॉइंट आपको याद रखना है, जो ऊंट से रिलेटेड ही माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट साथियों पॉइंट रहेगा। देखिए अब इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। उपचार, विब्रियो फॉर्म्स का एंटीसाक 5 से 7 ग्राम सप्ताह में एक बार जो है आसुत जल के साथ, आसुत जल के साथ देते हैं। विब्रियो फार्मा, फार्मा कंपनी का नाम है, ठीक है, विब्रियो फार्मा एंटीसाक नाम से 5 से 7 ग्राम मात्रा देते हैं। इसको एक वीक में एक बार जो है 10% मात्रा को आसुत यानी कि जो साफ जल है उसमें डालकर जो है ऊँटों को देने से इस रोग में यानी कि सर्रा रोग में जो है फायदा होता है। फिर देखते हैं गिलपॉल दवा जो है वो 8 से 12 ग्राम प्रति केजी शरीर भार से। मान लीजिए 100 कोई जीव है 1 केजी का, तो उसको 8 से 12 ग्राम के बीच में देंगे। 2 केजी है तो इसकी मात्रा डबल, 3 किलो है तो उसकी डबल। तो जितना वेट है 1 किलो के आधार पर आपको 8 से 12 ग्राम मात्रा में देना है। जितना जो भार होगा उसको इससे गुणा कर लेना, मल्टीप्लाई, उस मात्रा में ये दवाई दी जाती है गिलपॉल। फिर है नागोपोल, ये दवा 205, नागोपोल 205 नाम से दवाई आती है। इसको 7 से 8 ग्राम इंजेक्शन जो है इसका दिया जाता है। तो नागोपोल 205 नाम से दवाई आती है। इसका जो है 7 से 8 ग्राम मात्रा में इंजेक्शन जो है पशुओं को देते से भी इसमें राहत मिलती है। एक है एंट्रीपोल 10 ग्राम, 2 ग्राम से 8। देखिए एंट्रीपोल जो दवा है ये सबसे पहले ऊंट को 10 ग्राम देते हैं। कितने देते हैं? 10 ग्राम देते हैं। फिर 8 दिन बाद 2 ग्राम देते हैं। कितने देते हैं? 2 ग्राम 8 दिन बाद। फिर 15 दिन बाद वापस इसे 2 ग्राम देते हैं। तो ये याद रखना, पहले बार जब पशु को ज्यादा बीमार है तो 10 ग्राम देंगे, फिर उसके 1 वीक यानी कि 8 दिन बाद इसमें 2 ग्राम देंगे, और फिर 15 दिन बाद एक पखवाड़े बाद वापस इसे 2 ग्राम देते हैं। 3 डोज इसके दिए जाते हैं, तब जो है पशु को इसमें आराम मिलता है।
देखिए इसको कैसे याद रखना है, एंट्री की गिल ने नाग के साथ। तो ये ट्रिक है जिसको आप याद रख सकते हो। एंट्री की गिल ने नाग के साथ, कि गिल आया उसने एंट्री की और उसके साथ में क्या था, नाग। तो गिल ने एंट्री की नाग के साथ, ये एंट्री की गिल ने नाग के साथ। इस एंट्री से आपको याद रखना है एंट्री पॉल। क्या याद रखना है, इस एंट्री से आपको याद रखना है ये एंट्री पॉल। एंट्री से एंट्री पॉल याद हो जाएगा, जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। ये की साइलेंट है, गिल से हो जाएगा गिल पॉल, गिल से क्या हो जाएगा गिल पॉल, नहीं साइलेंट है। ये सिंगल वर्ड जो भी है सिंगल वर्ड ये साइलेंट है, इजी है बिल्कुल। देखिए एंट्री से एंट्री पॉल, गिल से गिल पॉल, और फिर नाग से हो जाएगा नागोपोल, या नागपोल नाम से भी आती है तो नागोपोल हो जाएगा नाग से, और सात से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर एंटी सात। क्या हो जाएगा एंटी सात। देखिए पीछे क्या आ रहा है सात, तो इस सात से आपको याद रखना कि एंटी सात। ठीक है, इसको इसका सारा उपचार जो है वो आपको याद हो जाएगा। ये मात्रा कभी नहीं पूछेगा आपको 7 ग्राम 2 ग्राम, ये कभी नहीं पूछेगा, सिर्फ दवाई का नाम पूछेगा। और ये इजी है, एंट्री की गिलनेस नाग के साथ, ये याद करते ही आपको सारा जो डिजीज है उसके सारे उपचार आपको याद हो जाएगा। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं साथियों आगे। चले इसमें इतना ही है, एंट्री की गिल ने नाग के साथ, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। चले आगे। खुजली, खुजली है, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका जो है नाम जो है वो एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। पाव क्या है, खुजली जो है उसे राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, ये है पाव। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था ये क्वेश्चन एक बार। कभी कभी क्या है कि छोटी सी डिजीज है लेकिन प्रश्न जो है इससे पूछ लेते हैं। बड़ी बीमारी तो सब अपन डिटेल में पढ़ रही है, लेकिन कभी कभी जो है एक प्रश्न छोटी इससे भी बन सकता है। तो खुजली, सबसे पहले इसके अन्य नाम को याद रखना ही है। रोग कारक और अन्य नाम, एक प्रश्न 100% बनेगा। तो देखिए इसका नाम है मैंज। क्या नाम है मैंज। सिंधी में इसी बीमारी को खुजली को बोलते हैं गार। क्या बोलते हैं गार। तो मैंज नाम याद रखना है। सिंधी में क्या बोलते हैं तो गार बोलते हैं, राजस्थानी में इसे बोलते हैं पाव। क्या बोलते हैं पाव। तो ये 3 नाम इजी है, इसको याद आपको आराम से हो जाएंगे। देखिए मैंज, सिंधी में गार और राजस्थान में पाव, बिल्कुल इजी नाम है, तीनों याद हो जाएंगे। रोग कारक सर्कोटिस कैमेलाई। क्या है सर्कोटिस कैमेलाई। अब कैमेलाई नाम आते आपके दिमाग में आएगा ऊंट। क्या आएगा ऊंट, लेकिन ये होता है एक तरह से बरूथी होती है। बरूथी आपने देखा होगा, छोटा सा ऐसा जीव होता है, इस प्रकार से उसके पैर होते हैं, छोटा सा एक जीव होता है। ठीक है, लाल कलर का भी होता है और हल्का सा ग्रीन कलर के भी ये छोटे छोटे जीव होते हैं, उसको बोलते हैं साथियों बरूथी द्वारा जो ये फैलता है। जिसे क्या नाम है सर्कोटिस कैमेलाई। ठीक है, सर्कोटिस कैमेलाई। इसके देखिए लक्षण को पढ़ने से पहले इसमें एक बार याद रखे थे कि गार पाव और मेंज तीनों नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गार में पाव, इसे आपको सारे जो इसके उपनाम है वो याद हो जाएंगे कि गाव गार में पाव, ये र। गार आपको पता है नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। पहले क्या होता था, कच्चे मकान होते थे अपने, तो उसमें लिपाई करते थे। गाय का जो गोबर है, भैंस का गोबर लेते थे, उसके अंदर जो है मिट्टी डालते थे और मिट्टी का दोनों का लेप बनाकर जो है वो लीपते थे आंगन को। पहले कोई मार्बल ये सिस्टम नहीं थे सीमेंट विमेंट का। ठीक है, तो उस समय ये गार लिपी जाती थी, पूरी दीवार के ऊपर भी ये लिपी जाती थी। और ऊपर जो है ऐसे होता था, कच्चे मकान होते थे पूरे, कुछ चुनाई काम था। अब स्टार्ट हुआ ये पत्थर और सीमेंट, और चूना भी उसके पहले आया था, बाद में आया। चूने से भी पहले गार का प्रयोग करते थे, उसको गार बोलते थे। ठीक है, हमारे उधर गार बोलते थे, आपके उधर क्या बोलते वो बता देना आप कमेंट करके। तो और जब गार लिप गई
तो लिपते थे तो एक दिन किसी को जाने नहीं देते थे, वरना ये खराब हो जाती थी, गीली होती थी। तो अगर गार में आप चले गए तो आपके पैर क्या हो जाएंगे, गार में हो जाएंगे, मतलब गीले हो जाएंगे। तो गार में पाव, इजी है। तो गार से हो जाएगा गार, क्या हो जाएगा गार। मैं से हो जाएगा मैंज, क्या हो जाएगा मैंज। और पाव से हो जाएगा साथियों पाव। ये इसको बोलते हैं, राजस्थान में इसके नाम से जाना जाता है, राजस्थान में गार बोलते हैं, सिंधी में हिंदी। इस प्रकार से याद, अब आप बोलोगे सर ये कैसे याद रखेंगे राजस्थान में, तो इस प्रकार से याद रखेंगे, सिंधी गार में राजस्थानी पाव, क्या याद रखना है, सिंधी, सिंधी गार में राजस्थानी पाव, यहां पे याद रखना राजस्थानी। इस प्रकार से याद कर लो कि सिंधी से गार लाई थी तो सिंधी गार में राजस्थानी पाव, इस प्रकार से याद हो जाएगा कि सिंधी में इसे गार बोलते हैं, में से मेज हो जाएगा, और राजस्थानी पाव मतलब राजस्थान में इसे पाव बोलते हैं। तो गार में पाव याद करो, या फिर सिंधी गार में राजस्थानी पाव। तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ये सिंधी याद रखने की जरूरत है, ना ही राजस्थानी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। अब चलते हैं इसके लक्षण के ऊपर। देखिए चमड़ी जो है वो सख्त हो जाती है, चमड़ी काली पड़ जाती है। खुजली जब आएगी तो क्या करेगा पशु, से जो है उस जिस स्थान पर खुजली आ रही है वहां पे बार बार जो है वो खुजली करेगा, और खुजली करे से चमड़ी जो है वो सख्त हो जाती है और ब्लैक पड़ जाती है। अपने भी होती है, किसी की प्रॉब्लम जब होती है इचिंग की, तो आप देखना वहां पे ब्लैक ब्लैक कलर के रैसेज पड़ जाते हैं। तो चमड़ी जो है वो सूखी रूखी सूखी हो जाती है, थोड़ी सख्त हो जाती है और काली पड़ जाती है। तो ये इसके साधारण से 2 लक्षण हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर है उसका उपचार, ट्रीटमेंट क्या करते हैं, देखिए मेलाथियन देते हैं 50% का 1% गोल, 50 मेलाथियन 50% नाम से दवाई आती है, उसका 1% गोल जो है पशु को देने से राहत मिलती है। लाइसोल जो है उसका 1:100, मतलब 1:100 की मात्रा में पानी में जो है मिलाकर इसे देते हैं। लाइसोल का 1 अनुपात और पानी की मात्रा इसमें देते हैं 100। ठीक है, इसकी मात्रा मान लीजिए 1% और इसकी मात्रा पानी की। ठीक है, इस अनुपात में मिलाकर दोनों को देने से इसमें राहत मिलती है। अगर ये दवाई आप दे रहे हो तो आपको ये दवाई देने की जरूरत नहीं है। ये तो अगर ये दवाई दे रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन ये दे रहे हो तो इसके साथ ये नहीं दे रहे, इसके साथ ये दे सकते हैं, इसके साथ में भी ये दे सकते हैं। और आपको क्या करना, इन दोनों में से एक ही जो है, अगर खुजली की प्रॉब्लम हो रही है पशु को तो मेलाथियन दे सकते हैं, लेकिन लाइसोल और लिंडेन जो है इन दोनों में से आपको एक देनी पड़ेगी। दोनों साथ में देने से मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों जो है एक ही काम करेगी। देखिए लिंडेन का 0.5% एवं सुमिथियान 0.75% की मात्रा में जो है ये पशु को देने से लाभ मिलता है। तो ये कुछ उपचार है इसके, किसके, खुजली के, जो आपको याद रखने हैं। देखिए इसको इस प्रकार से याद रखना है। आपको है ना ये प्रतिशत को भी याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये कभी नहीं पूछते 1%। ठीक है, सुमित मैं लाई लिंडेन, और कोई लड़की थी उसने बोला कि सुमित मैं जो है लिंडेन, मान लीजिए उनके घर में कोई पशु था वो उसकी खुजली हो रखी थी, तो बोले दवाई लाई, कि वो उसने बोला क्या, लड़की का नाम सुमित था, तो सुमित ने पूछा तो उसने बोला सुमित मैं लेकर आई हूँ क्या, लिंडेन जो दवाई है वो। तो सुमित मैं लाई लिंडेन, सुमित से याद हो जाएगा क्या, सुमिथियान, क्या हो जाएगा सुमिथियान, सुमिथियान इजी नाम है। इसमें मे से हो जाएगा इसमें मेलाथियान, क्या हो जाएगा मेलाथियान, मेलाथियान। लाई से हो जाएगा लाइसॉल, क्या हो जाएगा लाइसॉल। और ये लिंडेन से तो लिंडेन ही है, इसको तो पूरा याद रखना है। ठीक है, लिंडेन। तो इस प्रकार से इजी है, सुमित मैं लाई लिंडेन, इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। ज्यादा इसमें कुछ विशेष नहीं है, छोटी सी ये डिजीज है। तो यही थी 3 डिजीज थी। कल अपन साथ में इंपॉर्टेंट एक पढ़ेंगे परजीवी। ठीक है, कल अपन लगभग पूरा है कि ये जो डिजीज है वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। तैयारी करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।